गर्मी की छुट्टी में नेवरमोर एकेडमी में कई महीनों की मुश्किल पढ़ाई के बाद वेंडसी एडम्स खुद को एक क्रिमिनल के बेसमेंट में पाती है, जहां वो दर्जनों भयानक गुड्डे गुड़ियों से घिरी है। 6 हफ्ते पहले घर लौटने के बाद से इस लड़की ने अपनी साइकिक शक्ति को गहराई से सीखने में अपना सारा समय लगा दिया था। वो सारे जवाब जो वो ढूंढ रही थी गुड़ी की स्पेलबुक में मौजूद थे, और अपनी शक्तियों पर कंट्रोल पाने के बाद वेंडसे ने अपना ध्यान एक ऐसे जुनून पर लगाया जो उसे 6 साल की उम्र से था। वो क्रिमिनल जिसकी वो सबसे ज्यादा तारीफ करती थी वो था कैंसस सिटी स्कैल्पर, और उसे साइकिक तरीके से ढूंढने के लिए उसे उसके क्राइम सीन से सिर्फ एक चीज चाहिए थी। उस क्रिमिनल का 11वां विक्टिम अपना बोलिंग बॉल लिए हुए था जब उसे पकड़ा गया था, और उसके जरिए वेंडसे को स्कैल्पर की लोकेशन का पता चलता है। अगले दिन वो उस तक पहुंचने के लिए प्लेन का टिकट खरीदती है, लेकिन जब वो मेटल डिटेक्टर से गुजरती है तो लड़की को सिक्योरिटी गार्ड्स रोक लेते हैं। तलाशी के बाद वेंडसे को वो सारे हथियार देने पड़ते हैं जो उसने अपने कपड़ों में छिपा रखे थे, और फिर उसे अपनी यात्रा जारी रखने की इजाजत मिल जाती है। जब उसे आखिरकार वो क्रिमिनल मिलता है तो लड़की उसे बेहोश करने के लिए टेजर का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन आखिर में वो पकड़ी जाती है। जैसे ही वो आदमी उसका हाथ पकड़ता है, वेंडसे को एक विजन आता है और वो बेहोश हो जाती है। जब वो जागती है तो वो खुद को स्कैल्पर के घर के बेसमेंट में बंधी हुई पाती है और उसकी एक और विक्टिम बनने वाली होती है। जैसे ही वो करीब आता है, क्रिमिनल उसे वो गुड़िया दिखाता है जो उसने लड़की के सम्मान में बनाई थी, और कहता है कि ये उसके कलेक्शन का सबसे नया आइटम होगा ताकि वो अपने सभी विक्टिम्स को याद रख सके। हालांकि इससे पहले कि क्रिमिनल अपना शैतानी काम शुरू कर पाता, थिंग एक गुड़िया से बाहर आता है और उस पर हमला कर देता है। जब उसका बेस्ट फ्रेंड स्कैल्पर को इमोबिलाइज कर देता है, वेंडसे खुद को अपने बंधनों से आजाद कर लेती है और अपने दुश्मन के भयानक औजारों का इस्तेमाल उसी के खिलाफ करती है। स्कैल्पर को वो दर्द देने के बाद जिसकी वो हकदार है, वो लड़की उसे पुलिस के हवाले कर देती है और अपनी छुट्टियों के आखिरी दिन एंजॉय करने के लिए घर लौट जाती है। नेवरमोर एकेडमी जाते हुए वेंडसे को पता चलता है कि उसके भाई ने अपने हाथों से बिजली फेंकना सीख लिया है, और वो उसे अपनी नई शक्तियों से एक बोर्ड तोड़ने के लिए चुनौती देती है। बोर्ड टूटने के कुछ ही सेकंड बाद क्रॉस रोड्स पर एक एक्सीडेंट हो जाता है और एडम्स परिवार ऐसे ही आगे बढ़ता रहता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसी दोपहर अपनी सीक्रेट पार्टनर के साथ एक रोमांटिक डेट पर एक महिला की तस्वीर खींचते हुए एक प्राइवेट डिटेक्टिव को स्कैरी दिखने वाले कौवों के झुंड ने घेर लिया। जब उसे उनका पता चलता है तो बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि काल पर हमला होता है और उसे वापस अपने वाहन की तरफ भागना पड़ता है। इस पॉइंट पर वो किसी ऐसे व्यक्ति को फोन करता है जिस पर उसे भरोसा है और बताता है कि उसे डिस्कवर कर लिया गया है। आखिरकार डिटेक्टिव बताता है कि अगर वो जिंदा नहीं बचता है तो सबूत कहां मिल सकते हैं। कॉल के आखिर में काल को पता चलता है कि कौवे अंदर घुसने में कामयाब हो गए हैं और वो उनके जरिए खत्म हो जाता है। अब जब पग्सली भी नेवरमोर में ट्रांसफर हो गया है, वेंडसे उसे अपने और अपने भाई के बीच साथ रहने के नियम बताती है और अपने कमरे की तरफ चलती है। स्कूल को डिमोनिक पिलग्रिम से बचाने के बाद वेंडसे एक पॉपुलर शख्सियत बन गई है और वो एकेडमी के नए प्रिंसिपल बैरी डॉट से मिलकर हैरान हो जाती है। जब वो अपने कमरे में पहुंचती है और इनिट से दोबारा मिलती है, वेंडसे उसे एक प्रेजेंट देती है जो उसने स्कैल्पर के घर से लिया था, और अनपैकिंग शुरू कर देती है। जब वो बाथरूम हब दरवाजा खोलती हैं तो लड़कियां एक क्रॉसबो से चलाई गई तीर से लगभग टकरा जाती हैं और वेंडसे को एहसास होता है कि कोई उसे करीब से देख रहा है। जब वो उस तस्वीर को छूती है जो दीवार पर फेंकी गई है, तो लड़की स्टॉकर का पता लगाने के लिए अपनी साइकिक शक्तियों का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आइडेंटिटी का पता नहीं लगा पाती। ठीक तभी इनेड अपनी दोस्त की आंख से एक गहरा आंसू टपकता देखती है और चिंतित हो जाती है, लेकिन वेंडसे कहती है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। नए प्रिंसिपल से मिलने के बाद मोर्टिसिया और गोमेस को रॉटवुड कॉटेज में कुछ दिनों के लिए रुकने के लिए इनवाइट किया जाता है, जहां मैरिलिन थॉर्नहोल जेल जाने से पहले रहती थी। अब जब नेवरमोर में नए बदलाव हो रहे हैं, बैरी मोर्टिसिया को गैला रिपब्लिक की रेवेन्यू कमेटी का चेयरमैन बनने के लिए इनवाइट करता है। अपने माता पिता के आसपास होने की संभावना से नाराज होकर वेंडसे जंगल में टहलने जाती है और उसे कार्ल की बॉडी इकट्ठा करते हुए कुछ वाहन दिखते हैं जिसे घंटों पहले ठिकाने लगा दिया गया था। शेरिफ सैंटियागो से कुछ बातें करने के बाद वेंडसे को एक सस्पिशियस आदमी क्राइम सीन से भागने की कोशिश करता हुआ दिखता है और वो उसका पीछा करती है। उसे मारने के बाद वेंडसे को पता चलता है कि गैलन वो हुडेड आदमी है और वो कार्ल का दोस्त होने का दावा करता है। गैलन के मुताबिक वे दोनों एक केस पर साथ काम कर रहे थे और खत्म होने से पहले कार्ल ने एक डिस्कवरी की थी जो सभी आउटकास्ट को प्रभावित करेगी। हालांकि शेरिफ ने अपने बेटे को बचाने के लिए जो कुछ भी किया था, जो असल में एक मॉन्स्टर था, वेंडसे जानती है कि वो उस पर भरोसा नहीं कर सकती और जाने का फैसला करती है। स्विट्जरलैंड के राइचनबार्ग स्कूल में ट्रांसफर होने के बावजूद जेवियर वेंडसे को एक आखिरी प्रेजेंट भेजता है जिसमें एक ग्रेवस्टोन पर एक रेवन की तस्वीर बनी है। भले ही वो नहीं जानता कि ड्राइंग का क्या मतलब है, जेवियर को यकीन है कि ये किसी न किसी तरह से उसके दोस्त से जुड़ा है। इस पॉइंट पर थिंग की मदद से वेंसडे को पता चलता है कि स्टॉकर उसके कमरे में घुस आया है और उसकी मैन्यूस्क्रिप्ट चुरा ली है। उसे यकीन है कि वो फाउंडर्स के पाए पर उसकी किताब को जलाना चाहता है, तो लड़की फौरन वहां पहुंचती है और पाए पर चढ़ जाती है। जब ऑडियंस एक खूबसूरत म्यूजिकल नंबर और नए प्रिंसिपल की प्रेजेंटेशन से डिस्ट्रैक्टेड होती है, वेंसडे डालियों के बीच अपनी किताब की मैन्यूस्क्रिप्ट ढूंढती है, और जब उसे आखिर में वो मिल जाती है, प्रिंसिपल आग जला देता है। अपनी किताब मिलने के बाद वेंसडे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करती है और अपनी दोस्त को मुश्किल में देखकर इनिड मदद लेने के लिए दौड़ती है। ठीक तभी टेलीकाइनेसिस पावर्स वाले स्टूडेंट्स मिलकर लकड़ी के पक्षी को आग लगने पर उड़ाते हैं और मौजूद हर कोई इस शो से इम्प्रेस्ड होता है।
वेंसडे बाल बाल आग से अपनी किताब के साथ बाहर निकलने में कामयाब होती है, कुछ ही सेकंड पहले जब वो लपटों से टकराने वाली होती है और अपनी पॉपुलैरिटी को खत्म करने के इरादे से स्टेज पर चढ़ जाती है। जब वो पेंटिंग देखती है जिसका इस्तेमाल डायरेक्टर ने नेवरमोर को बचाने के लिए उसे सम्मान देने के लिए किया था, वेंसडे उस पर आग लगाने और पूरे इवेंट को सैबोटाजिंग करने से पहले 2 बार नहीं सोचती। उस रात पग्सली जंगल में अकेले टहलने का फैसला करता है और एक पेड़ के तने से गिर जाता है। जब उसके हाथ जमीन को छूते हैं, एक तेज इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज निकलता है और वो गलती से एक ऐसे शरीर को जिंदा कर देता है जो वहां दफन था। अपनी दोस्त के बारे में चिंतित होकर इनिड उसके पीछे जाने का फैसला करती है और छुए जाने पर वेंसडे को एक नया विजन आता है जिसमें वो इनिड की कब्र को कौवों से घिरा देखती है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है, वेंसडे पर उसके दोस्त के ज़ॉम्बी शरीर ने हमला कर दिया, जो दावा करता है कि उसने अपनी जान उसी की वजह से खो दी। उसी पल वेंसडे का शरीर गिर जाता है और उसे इनिड और एक लाल केप पहने एक और महिला बचाती है। जब वो जागती है, वेंसडे अपनी माँ को देखती है और मोर्टिशिया बताती है कि वो उसके बारे में चिंतित है क्योंकि वो आंसू संकेत देते हैं कि उसकी बेटी साइकिक एग्जॉशन से पीड़ित है। हालांकि वेंसडे अपनी माँ की सलाह को नजरअंदाज करने का फैसला करती है और गैलिन के पीछे जाती है ताकि ये पता लगा सके कि अपनी दोस्त की किस्मत कैसे बदली जाए। घर में घुसने के बाद लड़की को पता चलता है कि फॉर्मर शेरिफ को खत्म कर दिया गया है और कार्ल की तरह उसकी आंखें भी निकाल दी गई हैं। अचानक कौवों का एक झुंड उसके मुंह से बाहर निकलता है और तब तक हैरान होकर चारों ओर उड़ने लगता है जब तक उन्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल जाता। जैसे ही पक्षी खिड़की से भागते हैं, वेंसडे ध्यान देती है कि सिर्फ एक कौवा पीछे रह गया है और करीब से देखने पर उसे पता चलता है कि ये वही कौवा है जो उसके विजन और जेवियर की पेंटिंग में दिखाई दिया था। इनिड को बचाने के लिए कुछ उपयोगी डिस्कवरी करने के इरादे से गैलिन के शरीर को छूते हुए वेंसडे को एहसास होता है कि उसकी शक्तियां काम करना बंद कर चुकी हैं और जब वो पुलिस को पास आते देखती है तो भागने की कोशिश करती है। हालांकि इससे पहले कि वो दरवाजे तक पहुंच पाती, शेरिफ सैंटियागो आता है और वेंसडे को जेल ले जाया जाता है। जब उसकी बेटी से इंटेरोगेशन हो रहा होता है, गोमेज आता है और खुद को उसका वकील बताता है। वो अपनी बेटी को वापस स्कूल लाने में कामयाब होता है और कहता है कि अगर शेरिफ वेंसडे से दोबारा बात करना चाहता है तो उसे वारंट की जरूरत होगी। अगली सुबह पग्सली अपने रूममेट को उस खलिहान में ले जाता है जहां उसने ज़ॉम्बी को छिपाया था। मॉन्स्टर को देखकर यूजीन जल्द ही समझ जाता है कि ये स्कल ट्री वाला लड़का है और ये जानकर हैरान होता है कि उसके बारे में कहानियां सिर्फ लेजेंड्स नहीं हैं। अपनी शक्तियों से पग्सली ने स्लर्प के मैकेनिकल हार्ट को फिर से शुरू कर दिया है और उसे वापस जिंदा करने में कामयाब रहा है, लेकिन उसे एक सीक्रेट रखने के लिए कहता है। क्रो अटैक के पीछे कौन है ये पता लगाने की कोशिश में वेंसडे बैरी और डॉक्टर ओरॉफ से बात करने जाती है ताकि ये पता लगा सके कि उस स्कूल में कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पक्षियों को कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि टॉकिंग हेड बताता है कि नेवरमोर में आखिरी एवन 10 साल पहले ग्रेजुएट हुआ था और वेंसडे ये सोचने लगती है कि ये शख्स कौन हो सकता है। जब उसके पास ये जवाब नहीं होता, लड़की टाइलर से मिलने के लिए विलो हिल साइकेट्रिक हॉस्पिटल जाने का फैसला करती है और डॉक्टर फेयरबर्न उसका स्वागत करती है। साइकाइट्रिस्ट बताती है कि उसके ट्रेडिशनल मेथड्स काम नहीं कर रहे हैं, तो वो वेंसडे को हाइट से मिलने की इजाजत देती है, इस उम्मीद में कि इससे उसमें कोई रिएक्शन होगा। इतने लंबे समय के बाद टाइलर को फिर से देखकर वेंसडे एपैथेटिकल रहने की कोशिश करती है, भले ही वो अंदर से गुस्से में है। जब उसे पता चलता है कि उसके पिता की मौत हो गई है तो लड़के को कोई उदासी नहीं दिखती और वो कल्प्रिट को ढूंढने में लड़की के साथ कोऑपरेशन करने से इनकार करता है। कॉन्वर्सेशन के दौरान टाइलर अपना ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक देता है जो उसकी शक्तियों को कंट्रोल करने के लिए शॉक कॉलर का इस्तेमाल करता है। इस बीच साइंस क्लास के बीच में पग्सली को यूजीन से मिलने आता है और उसे पता चलता है कि स्लर्प खलिहान से भाग गया है। बाद में जब वो अपने कमरे में पहुंचती है, वेंसडे को थिंक ट्रंक के अंदर बंद मिलता है और उसे आजाद करने के बाद उसे पता चलता है कि इनिड को कैप्चर कर लिया गया है। ठीक तभी लड़की को अपने स्टॉकर का फोन आता है जो उसे बताता है कि उसके पास अपनी दोस्त को ढूंढने के लिए सिर्फ 30 मिनट हैं, वरना वो उसे फिर कभी नहीं देख पाएगी। जागने पर इनिड और ब्रूनो को एहसास होता है कि वे आयागो टावर के ऊपर जंजीरों से बंधे हुए हैं और ऊपर देखते हैं तो सैकड़ों ब्लेड्स उनके सिर पर गिरने वाली होती हैं। इनिड को कहाँ कैद किया गया है इसका सुराग मिलने के बाद वेंसडे म्यूजिक रूम जाती है और कार्ड पर बताए गए नोट्स बजाती है। ऐसा करते ही एक सीक्रेट पैसेज खुलता है और लड़की टावर के ऊपर पहुंचने के लिए एलिवेटर में घुसती है। जब उसे आखिरकार अपनी दोस्त मिलती है, वेंसडे थिंग से उन्हें आजाद करने के लिए कहती है, लेकिन क्रीचर आखिर में एक ट्रैप में गिर जाता है और एक ब्लेड से फंस जाता है। उसी पल ट्रैप ट्रिगर हो जाता है और ब्लेड्स का क्लस्टर धीरे धीरे नीचे उतरने लगता है। हालांकि स्टॉकर द्वारा बनाई गई रिडल को हल करने के बाद वेंसडे अपनी दोस्त को बचाने में कामयाब होती है और प्लेटफॉर्म फिर से ऊपर उठ जाता है। थिंग को आजाद करने के बाद लड़की को कुछ तालियों की आवाज सुनाई देती है और अचानक एग्नेस दिखाई देती है, जिसके पास गायब होने की ताकत है। उसे हैरानी होती है जब पता चलता है कि ये सब एग्नेस ने सिर्फ उसका ध्यान खींचने के लिए किया। उसी समय वेनेसडे को शक होता है कि एग्नेस का हाथ गैलन पर हुए हमले में है, लेकिन लड़की साफ कहती है कि उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं। उसका असली मकसद सिर्फ वेनेसडे से दोस्ती करना था। इसके लिए उसे साबित करना था कि वो भी उतनी ही समझदार और चालाक है जितनी वेनेसडे। उस बरसाती रात एक ड्राइवर नेवरमोर जंगल से गुजर रहा था, तभी अचानक उसकी गाड़ी किसी से टकरा जाती है। गेब बाहर निकलकर देखने जाता है, लेकिन हैरान रह जाता है क्योंकि बॉडी गायब हो चुकी होती है। पीछे मुड़कर देखता है तो सामने डरावना ज़ॉम्बी खड़ा है और पल भर में उसे खा जाता है।
जब वेनेसडे को पता चलता है कि उसकी माँ उसके कमरे में घुसकर गुडी की किताब ले गई है तो वो रॉटवुड केबिन में घुसने का फैसला करती है और वहीं पकड़ी जाती है। माँ को मनाने के लिए वो अपने आखिरी विजन की बातें बताती है और कहती है कि इनेट को खत्म करना उसी की जिम्मेदारी है। उसके मुताबिक गैलन और कार्ल को उसी एक आंख वाले कौवे ने मारा जिसे उसने अपने विजन में देखा था। अब वेनेसडे को पूरा यकीन हो जाता है कि इन सब हमलों के पीछे कोई मास्टरमाइंड है, लेकिन ये सब सुनने के बाद भी मोर्टिशिया किताब लौटाने से मना कर देती है। उसका कहना है कि अगर वेनेसडे ऐसे ही अपनी ताकत का इस्तेमाल करती रही तो वो भी अपनी आंटी ओलिया की तरह पागलपन का शिकार हो जाएगी। अगली सुबह पग्सली अपने मॉन्स्टर स्लर्प को खाना खिलाते हुए बताता है कि ज़ॉम्बी फिर से लौट आया है और अब अकेले स्कूल में है। यूजीन हैरान होता है और नोटिस करता है कि उसका शरीर धीरे धीरे ठीक हो रहा है। नया मांस और दिमाग बनने लगते हैं क्योंकि वो लगातार खा रहा है। यूजीन डरता है कि अगर स्लर्प फिर से भाग गया तो बड़ी मुसीबत होगी, लेकिन पग्सली उसे यकीन दिलाता है कि इस बार वो जंजीरों से नहीं छूट पाएगा। एग्नेस की मदद से वेनेसडे गैलन का फोन अनलॉक कर लेती है और उसमें कार्ल का मैसेज मिलता है। मैसेज में वो कहता है कि केस का सबूत केबिन में छुपा है, लेकिन जगह का पता नहीं होता। बाद में गैल्पिन के घर से मिली कुछ तस्वीरों को देखकर वेनेसडे एड्रेस ढूंढ लेती है और इनेड व बाकी दोस्तों के साथ कैंपिंग ट्रिप पर जाने का प्लान बनाती है। कैंप साइट पहुंचकर वेनेसडे अपने भाई को ताबूत उठाते हुए देखती है और शक करने लगती है कि वो कुछ छुपा रहा है, लेकिन उसी समय उसके माँ बाप आ जाते हैं और ध्यान वहीं चला जाता है। जब उसे पता चलता है कि पग्सली स्लर्प को कैंप में ले आया है, यूजीन उसे बुरा आइडिया कहता है, मगर पग्सली बताता है कि उसने अलर्ट सिस्टम लगा दिया है ताकि ज़ॉम्बी भाग निकले तो पता चल जाए। तभी हेडमास्टर सबको कैंप के कवायद बता रहा होता है कि रॉन क्रूगर अपने कैडेट्स के साथ आ धमकता है। वो कहता है कि ये कैंप उसने 6 महीने पहले बुक किया था। बैरी अपना कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और दोनों समझते हैं कि मालिक ने जमीन 2 लोगों को एक ही वीकेंड पर किराए पर दी है। वेनेसडे एक चैलेंज का आइडिया देती है, जो भी टीम हारेगी चुपचाप घर लौट जाएगी। खेल ये है कि सामने वाली टीम का ज़ेफिर चुराकर वॉच टावर पर रखना होगा, जो पहले करेगा वही जीतेगा। खेल शुरू होते ही बैली और उसके साथी गॉर्गन की टोपी पर तीर मारते हैं और उनके सारे साथी पत्थर बन जाते हैं। एजाक्स पकड़ा जाता है और बैली ज़ेफिर ले लेता है। ये देखकर वेनेसडे यूजीन को आदेश देती है कि वो अपनी मधुमक्खियां दुश्मनों पर छोड़ दे। फिर धुएं और लड़ाई के बीच वेनेसडे दुश्मनों से ज़ेफिर छीन लेती है। बैली जैसे ही टावर चढ़ने लगता है, वेनेसडे तीर चलाकर रस्सी से फिसलती है और उसे गिरा देती है। वो ज़ेफिर टावर पर रख देती है और मैच जीत जाती है। शाम ढलते ही सब बच्चे अलाव के पास बैठते हैं, मगर वेनेसडे नक्शे का पीछा करते हुए गैलन के केबिन तक पहुंच जाती है। वहां उसे पुराने अखबारों में उन लोगों की लिस्ट मिलती है जो सालों पहले विलो हिल के मरीज रह चुके थे और अब मर चुके हैं। वो फिर से विजन लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी ताकत काम नहीं करती, इसलिए सबूत लेकर निकल पड़ती है। समझते हुए कि मोर्टिशिया किताब आसानी से नहीं देगी, वेनेसडे उसे ब्लाइंड ड्यूअल के लिए चुनौती देती है और मां मान जाती है। इसी बीच रॉन क्रूगर और उसके कैडेट्स बदला लेने के लिए जाल बिछाते हैं, लेकिन हुड स्लर्प के फंदे में फंस जाते हैं। रॉन ज़ॉम्बी का शिकार हो जाता है और उसके साथी भाग जाते हैं। उस वक्त माँ बेटी जंगल में तलवार लेकर आमने सामने खड़ी होती हैं। अगर वेनेसडे अपनी माँ का दिले शीशा तोड़ दे तो उसे किताब मिल जाएगी, वरना मोर्टिशिया उसे जला देगी। इधर यूजीन और पग्सली एग्नेस के साथ स्लर्प को ढूंढने जंगल में निकलते हैं। एग्नेस तो क्राइम सीन का हिस्सा बनकर ही खुश है। उधर गोमेज नहाते हुए स्लर्प का शिकार बनने वाला होता है। तभी पग्सली पहुंचकर ज़ॉम्बी पर हमला करता है। शोर सुनकर बैरी और बाकी स्टूडेंट्स भागकर आते हैं, लेकिन मॉन्स्टर देखकर सब जान बचाकर भाग खड़े होते हैं। एक लंबी लड़ाई के बाद मोर्टिशिया आखिर में अपनी बेटी का क्रिस्टल हार्ट नष्ट करने में कामयाब हो जाती है। निराश होकर वेंसडे अपनी पट्टी हटाती है और महसूस करती है कि उसकी मां पर हमला होने वाला है। तुरंत वो लड़की अपनी तलवार ज़ॉम्बी स्कल पर फेंकती है और मोर्टिशिया के घायल होने से पहले उसे रोकने में कामयाब हो जाती है। कुछ ही मिनटों बाद पुलिस स्लर्प को पकड़ने के लिए आती है और उसे लोगों से दूर ले जाती है ताकि वो किसी और को चोट न पहुंचा सके। जब कैप्टन क्रूगर का शरीर ले जाया जा रहा होता है, वेंसडे को एहसास होता है कि उसे एक आंख वाला कौवा देख रहा है जो अपने मालिक के कंधे पर उड़कर आता है। हालांकि इससे पहले कि लड़की को उन हमलों के पीछे के मॉन्स्टर को बेनकाब करने का मौका मिलता, वो उसकी आंखों के सामने गायब हो जाता है। अगली सुबह थॉर्नहोल विलो हिल साइकाइट्रिक हॉस्पिटल पहुंचती है और उसे इंटरोगेशन के लिए डॉक्टर फेयरबर्न के कमरे में ले जाया जाता है। डॉक्टर का मकसद ये पता लगाना है कि थॉर्नहोल ने टाइलर के साथ क्या किया, क्योंकि तभी वो उसके दिमाग को अनलॉक कर पाएगी। हालांकि वो महिला सहयोग करने से इनकार कर देती है, तो फेयरबर्न गार्ड को थॉर्नहोल को वापस स्टेट प्रिजन में ट्रांसफर करने का आदेश देती है, जहां वो अपने ट्रायल तक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहेगी। जाने से पहले वो टाइलर से आखिरी बार पर्सनली मिलने की भीख मांगती है और डॉक्टर उसे उसकी सेल तक ले जाती है। हालांकि उस महिला को देखकर जिसने उससे टेरेबल चीजें करवाई थी, टाइलर मॉन्स्टर में बदल जाता है और थॉर्नहोल पर हमला करता है। गुस्से में वो अपने फॉर्मर मास्टर को दीवार पर फेंक देता है और लगभग अपनी जान गंवाने के बाद भी थॉर्नहोल उसे फिर से देखकर खुश होती है।
अपनी पोती का फोन आने के बाद हेस्टर फ्रम्प उससे पर्सनली बात करने के लिए नेवरमोर में आती है और वेंसडे उसे फिर से देखकर खुश होती है। जैसे ही वे पट्रिशिया रेडकार की राख की खुशबू लेते हैं, एक आंख वाला कौवा दिखाई देता है और ओबिचुअरीज चुरा लेता है, तो वेंसडे उसके पीछे जाती है। कब्रिस्तान से बाहर निकलते हुए वो वही हुडेड एवियरी को देखती है जो कैंप में दिखाई दिया था, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाती। ये महसूस करते हुए कि वो इस केस को अकेले हल नहीं कर पाएगी, वेंसडे अपने चाचा फेस्टर से मदद मांगती है और उसे पता चलता है कि ऑयलिया को पहले ही वहां भर्ती कर लिया गया है। फेस्टर का लक्ष्य एक महिला को ढूंढना होगा जिसका नाम लुइस है, जो एक डॉक्टर या पेशेंट हो सकती है। जिस होटल में वो रुका हुआ है वहां कुछ ट्रबल में पड़ने के बाद फेस्टर को सीधे साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया जाता है, जहां उसे हर तरह का ट्रीटमेंट मिलता है। स्कूल ब्रेक के दौरान जब वो इनेट के साथ कोर्टयार्ड में होती है, वेंसडे को कौवों का एक झुंड इकट्ठा होता हुआ दिखता है और उसे एहसास होता है कि हमला शुरू होने वाला है। जैसे ही स्टूडेंट्स छिपने की कोशिश करते हैं, प्रिंसिपल आता है और अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करके पक्षियों को भगाता है। इस पॉइंट पर थिंग आखिर में कैप्चर हो जाता है, लेकिन बैरी उस कौवे पर फायरबॉल फेंकने के बाद खुद को आजाद करने में कामयाब हो जाता है। सौभाग्य से इनेट गिरने के दौरान थिंग को बचाने में कामयाब हो जाती है और वेंसडे एवियरी के पीछे जाती है जो स्कूल के कॉरिडोर्स में छिपा हुआ है। हालांकि चेस के दौरान क्रिमिनल भागने में कामयाब हो जाता है और डॉक्टर फेयरबर्न से मिलने पर लड़की को शक होने लगता है कि डॉक्टर ही उन हमलों के पीछे है। हालांकि फेयरबर्न बताती है कि उसका इसिडोरा काप्री, जो स्कूल की नई म्यूजिक टीचर है, के साथ बिजनेस है और दावा करती है कि यही उसकी मुलाकात का कारण है। अपने सबसे नए पेशेंट के वेंसडे का चाचा होने का पता चलने के बाद डॉक्टर उसे कैप्चर करने और स्लर्प के साथ एक सेल में बंद रखने का फैसला करती है। जब उसे पता चलता है कि फेस्टर मुश्किल में है, थिंग वेंसडे को बताने के लिए नेवरमोर लौटता है और लड़की अपने चाचा को बचाने के लिए एग्नेस की मदद लेती है। उसे आजाद करने के बाद वेंसडे सेल से बाहर निकल जाती है और दरवाजा खुला छोड़ देती है, जिससे स्लर्प भाग निकलता है और गार्ड्स पर हमला करता है। गार्ड्स को खाए जाते देखकर थॉर्नहोल भागने की कोशिश करती है। जब इसिडोरा अपनी म्यूजिकल परफॉर्मेंस दे रही होती है, एक अलार्म बज उठता है और डॉक्टर फेयरबर्न को पता चलता है कि ज़ॉम्बी आजाद है। एस्केप के दौरान वेंसडे और उसके चाचा को एक सीक्रेट पैसेज मिलता है और उन्हें पता चलता है कि लुइस कोई इंसान नहीं बल्कि आउटकास्ट्स के साथ किया गया एक रिसर्च प्रोजेक्ट है। सेल्स खोलने पर लड़की को एहसास होता है कि गैलन की झोपड़ी में मिले ओबिचुअरीज में बताए गए सभी लोग असल में जिंदा हैं। उन्हें लुइस प्रोजेक्ट द्वारा फंड की गई रिसर्च में गिनी पिग्स के रूप में सेवा देने के लिए कैप्चर किया गया था और उन्हें लिविंग एक्सपेरिमेंट्स के रूप में रखा जा रहा है। तभी एवियरी सामने आता है और वेंसडे को पता चलता है कि उसका दुश्मन दरअसल एक औरत है। जूडी ऑगस्टस स्टोनहर्स्ट की बेटी है और वेंसडे ने उसे फेयरबर्न की सेक्रेटरी के तौर पर देखा था, लेकिन असल में फेयरबर्न ने ही उस डॉक्टर को रखा था ताकि वो उसके पिता का काम आगे बढ़ा सके। जूडी के मुताबिक ऑगस्टस को आउटकास्ट से इतनी मोहब्बत थी कि वो खुद उनमें से एक बनना चाहता था। इसी वजह से उसने सबको इकट्ठा किया ताकि उनकी ताकतें चुरा सके। हालांकि वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ, मगर अपनी बेटी को उसने पावर्स दे दी। उसी की वजह से जूडी को परिंदों पर काबू पाने की ताकत मिल गई। उसी वक्त फेस्टर अपनी पावर्स से पूरे हॉस्पिटल की बिजली काट देता है और आउटकास्ट्स की कोशिकाओं के दरवाजे खुल जाते हैं। असाइलम पर कब्जा होते देख थॉर्नहोल को भागने का मौका मिलता है, लेकिन निकलने से पहले वो टाइलर के पीछे जाती है। तभी लड़का हाइड में बदल जाता है और थॉर्नहोल समझ जाती है कि अब उसका उस पर कोई बस नहीं रहा। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन टाइलर पीछा करके अपने पंजों से उस पर हमला करता है। इधर ऑगस्टस के साथ छुपने की कोशिश कर रहा डॉक्टर फेयरबर्न स्लर्प के हाथों मारा जाता है और बूढ़ा भी अगला शिकार बनता है। बाहर निकलते वक्त वेंसडे की टक्कर हाइट से होती है और वो सामने खड़ी रह जाती है बिना किसी बचाव के रास्ते के। तभी लड़की को खिड़की से बाहर फेंक दिया जाता है और कुछ देर बाद पुलिस पहुंच जाती है। हालात देखकर टाइलर समझ जाता है कि वो सारे हथियारबंद अफसरों से नहीं निपट सकता, इसलिए जंगल की तरफ भाग जाता है और वेंसडे को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तो आपको ये सीरीज कैसी लगी नीचे कमेंट में बताइए और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलते हैं।